चलिए देखिए, हम लोग हैदराबाद का विलय, आज हैदराबाद का विलय नीति के बारे में पढ़ेंगे कि हैदराबाद का विलय किस प्रकार हुआ। हैदराबाद के विलय में जब भारत देश का विभाजन हुआ, भारत देश के विभाजन में बहुत बड़ा एक समस्या के रूप में उभरा हैदराबाद का विलय। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद का विलय नीति में काफ़ी अहम योगदान देखा गया है। तो हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। हैदराबाद की जो रियासत थी बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। हैदराबाद का जो रियासत थी चारों तरफ हिंदुस्तान के इलाकों से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है। अर्थात यदि बात करें कि हैदराबाद के कुछ हिस्सा आज महाराष्ट्र तथा कुछ कर्नाटक में और बाकी हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश में से मिले हुए थे। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट बात आपके लिए रहेगा कि हैदराबाद का जो शासक था उसको निजाम कहा जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। हैदराबाद का जो रियासत था उसको आज़ाद रियासतों की दर्जा दिया जाए। निजाम चाहता था। कौन? तो हैदराबाद के निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। लेकिन निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यथास्थिति बहाल रखने का कि वो विलय नीति में अभी शामिल नहीं होगा। वो निजाम जो थे सन 1947 में नवंबर का महीना था, भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। उसके बाद यह समझौता 1 साल के लिए चला। 1 साल के लिए यह समझौता चला। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद यानी इसी बीच जो थे 1 साल के बीच जो थे भारत सरकार जो थे वो हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। हैदराबाद के जो निजाम थे उससे भारत सरकार के बीच बातचीत जारी रहा 1 साल के बीच। लेकिन इसी बीच यानी हैदराबाद और उनके सरकार के बीच बातचीत जारी रहने के बीच ही हैदराबाद की रियासत को लेकर, हैदराबाद का जो रियासत तो उसी को लेकर निजाम के शासक के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। निजाम के खिलाफ जो थे एक आंदोलन ने बहुत बड़ा जोर पकड़ लिया। वहां पर लेके एक समस्या के रूप में मिल गया, जिसके कारण निजाम ने शासक के खिलाफ जो थे एक आंदोलन कर दिया। वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो निजाम थे, निजाम ने उसके खिलाफ एक आंदोलन कर दिया। अब हैदराबाद के राजधानी तेलंगाना, तो तेलंगाना इलाके के किसान, तो तेलंगाना के जो किसान थे उसने निजाम के दमनकारी शासन के खास तौर पर दुखी थे। यानी वहाँ के जो किसान थे निजाम का जो दमनकारी नीति था उससे काफ़ी दुखी था। और महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। यानी महिला जो थे वहाँ के जो निजाम थे उसका जुल्म का शिकार सबसे अधिक वहाँ की महिला हुई थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इन आंदोलन से आप जुड़ी। महिला भी उस आंदोलन में जो किसानों द्वारा हैदराबाद के जो किसान था उस आंदोलन जो किया गया था उस आंदोलन में महिला भी बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया, हिस्सा लिया। महिलाएं बड़ी संख्या में आंदोलन से आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया था। अगर हैदराबाद जो शहर था इस पूरे आंदोलन का गढ़ बन गया था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद में जो थे कांग्रेस पार्टी, ये दोनों वहाँ का प्रमुख अन्य पंक्ति अग्रणीय पंक्ति में से था। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक यानी इसी को देखकर निजाम, हैदराबाद का जो निजाम था उसने इस आंदोलन को देखकर वहाँ के किसानों, वहाँ की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला जो आंदोलन देखा, उस आंदोलन को देखकर निजाम ने एक अर्धसैनिक बल भेज दिया। अर्धसैनिक बल रवाना किया कि इसे राजाकारा कहा गया। अर्थात निजाम द्वारा जो अर्धसैनिक बल भेजा गया था उस अर्धसैनिक बल को राजाकारा कहा गया।
उसको राजाकारा कहा जाता था। राजाकारा अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। राजाकारा एक अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक था, वो काफी अत्याचारी था, अच्छे नहीं थे, काफी अत्याचारी दुर्व्यवहार करता था। राजाकारा ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया, और वो जो वहाँ राजाकारा जो थे गैर मुस्लिम जो थे, जैसे हिंदू हो गए, सिख, ईसाई, पारसी, सब यानी मुस्लिम इलाके मुस्लिम को छोड़कर जितने गैर मुस्लिम लोग थे उसको उसने टारगेट बनाया और उसके साथ वो दुर्व्यवहार किया। और राजाकारा ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार किया। और वहाँ जो राजाकारा थे उसने वहाँ के लोगों के बीच लूटपाट की, और लूटपाट करने के बाद वहाँ जो थे मारपीट, लूटमार और हत्या भी किया, बलात्कार भी किए। और 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंचे। इसी बीच जो थे भारतीय सेना जब इस कंडीशन को वहां देखा तो इस कंडीशन में भारतीय सेना भी वहां पर कब 1948 के सितंबर में जा पहुंचा। और कुछ रोज रुक कर यानी कुछ रोज जो थे निजाम के बीच और भारतीय सेना के बीच रुक कर लड़ाई हुआ, और इसी लड़ाई चली यानी कुछ दिन तक इस लड़ाई को चलता रहा। इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ दिन तक निजाम और भारतीय सेना के बीच रुक कर लड़ाई हुआ। रुक कर लड़ाई होने के बाद कुछ दिन तक रुक के लड़ाई होने के बाद वहाँ के जो निजाम थे उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उस निजाम के सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसको राजाकारा कहा गया था। उस राजाकारा ने आत्मसमर्पण भारतीय सेना के पास कर दिया, और निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। और जैसे ही निजाम ने आत्मसमर्पण किया भारतीय सेना के बीच, वो स्वतः ही भारतीय विलय नीति में शामिल हो गया। तो इस प्रकार हम लोग जाने कि हैदराबाद का किस प्रकार विलय हुआ, हैदराबाद की विलय नीति में किस प्रकार वहाँ के कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक अहम भूमिका थे। तेलंगाना के किसानों, वहाँ की महिलाओं द्वारा किस प्रकार आंदोलन किया गया। आंदोलन करने के साथ साथ वहाँ जो अर्धसैनिक बल, वहाँ के जो हैदराबाद का निजाम थे, अर्धसैनिक बल भेजा। अर्धसैनिक बल भेजने के बाद जो वहाँ एक निजाम द्वारा वहाँ लूटमार, हत्या, बलात्कार किया जाते थे। तो इसको देखकर 1948 में यानी 1948 सितंबर 1948 में वहाँ भारतीय सेना जो थे पहुँचे, और उसके बाद वहाँ के निजाम के खिलाफ युद्ध छेड़ा। युद्ध के बीच में लड़ाई हुए, और धीरे धीरे बहुत दिन तक तो नहीं युद्ध चले, कुछ दिन तक चलने के बाद वहाँ के निजाम ने उसको आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करते ही हैदराबाद का भारत में स्वतः विलय हो गया। चलिए धन्यवाद, आप लोग इसको देखिए। नेक्स्ट वीडियो पर टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो में डाल रहे हैं, इसको आप देखते जाइए और काफ़ी जान समझते रहिए। बीच में कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।